हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अब जाकर चेक कर सकते हो। आज का जो ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट के पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहां से नीट 2014, 16, 17, 18, 19 और नीट 2020 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। बट हमने ये जो पूरा टॉपिक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो आज जो हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस तक कंप्लीट करेंगे, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं या सर्जिकल मेथड होते हैं, उसको हम जो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यहां तक आपके नीट 2014 में, 16 में, 17 में और नीट 2019 में तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आज के इसी लेक्चर से। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है और ये सभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि कहां से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें बात करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जो पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और इंडिया के अंदर भी काफी हद तक जो वो इंक्रीज हो रही है। तो उसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, कौन से मेथड यूज कर सकते हैं और किस तरह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हुई है पास्ट सेंचुरी के अंदर। ओके, फिर हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट में बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसके द्वारा जो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर आने वाले वहाँ पे केवल हम नेचुरल मेथड देखेंगे, बैरियर मेथड देखेंगे और जो है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस देखेंगे। ओके, तो ये जो मेथड्स हो सकते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, ये आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। बाकी जो मेथड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, वरना लेक्चर काफी जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नीट के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए चलिए तो पहले देख लेते हैं कि पॉपुलेशन वगैरह कैसे इंक्रीज हुई। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा एनसीईआरटी से आता है। चलिए, इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो सिंपल सा मतलब है कि लास्ट सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग डिस्कवरी हुई। ओके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेकर हमारे जो हाउस लिविंग वगैरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस जो हर एक घर तक अच्छे से पहुंच पाई। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो वो सिग्निफिकेंटली हमें जो है हमारी लाइफस्टाइल को जो इम्प्रूव कर पाई। उसकी वजह से क्या हुआ, अगर हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो पाई तो इसका मतलब है कि हमें फ्री टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया। और अगर हमारी लाइफ इंप्रूव हो पाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव आई, फ्री टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा मिलने लगा, तो सिंपल सी बात है फिर क्या होने लगेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी। जैसे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो लोग घर पे थे, कुछ काम था नहीं, तो क्या होने लगेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। ओके, हाउएवर इंक्रीज्ड health facility along with better living condition had an explosive impact on the growth of the population। तो अब दो चीजें आ चुकी थी ह्यूमंस के पास। फर्स्ट आ चुकी थी कि उनकी जो लाइफ थी वो काफी जो है उनका लाइफस्टाइल काफी थोड़ा सा इजी हो चुका था। ओके, इसके अलावा जो हेल्थ कंडीशन जो प्रोवाइड होनी चाहिए हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो सर्विसेज है उनमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो वो बढ़ने लगी थी, मतलब वहाँ पे डेथ रेट कम होने लगी थी, बीमारियों की जो वो क्यूरेबल होने लग गई थी। तो उस वजह से भी जो है वो चीज़ें अच्छी होने लगी थी। बट इनमें क्या हुआ कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी। अब कितनी ज़्यादा ग्रो की है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो आप यहाँ से देखिए। The world population, which was around 2 billion, that is 2000 million in 19th century, rocketed to about 6 billion 2000 by 2000 and 7.2 billion in 2011। अब यहां पर ये देखिए कि जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, मतलब जैसे अभी 2000 चल रहा है ना, 2020 चल रहा है। ओके, 2020 चल रहा है। तो जब 1900 था, मतलब 1900 जब ईयर था, उस टाइम पे ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन थी, जिसको आप बोल सकते हो 2000 मिलियन थी। ओके, बट वो केवल 100 ईयर के अंदर, जैसे ही 2000 आया, वो 100 ईयर के अंदर ही कितनी हो गई आपकी, 6 बिलियन हो गई। कितनी हो गई वो पॉपुलेशन, 6 बिलियन हो गई, मतलब 3 टाइम जो वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। और लास्ट 11 ईयर्स के अंदर ही, मतलब 2000 के बाद 2011 के अंदर ही जो पॉपुलेशन थी वो 7.2 बिलियन हो गई, यानी 1.2 बिलियन केवल 10 ईयर के अंदर आ गए। इसका मतलब है कि यहां पर अभी 10 बिलियन पॉपुलेशन अगर इस रेट से चलती रही तो मोर देन 10 बिलियन पॉपुलेशन केवल 1 सेंचुरी के अंदर आ जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर क्या हुआ। देखिए, A similar trend was observed in India too
our population which was approximately 350 million at the time of our independence reached to close to the billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011। इंडिया वाले ने तो कहा कि आप क्या बात करें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो 3 टाइम हुई है। हम बताएंगे इंडिया वाले इस चीज में कितना आगे हैं। ओके, भले ही हम इनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने से शर्माते हैं, टकराते हैं, बट हम इस चीज में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करने में तो हम बिल्कुल मास्टर है। कैसे? जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई 1947, 15 अगस्त 1947, इस टाइम अप्रोक्सीमेटली जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, जो कि केवल और केवल 53 ईयर्स के अंदर यानी अराउंड 2000 जब ईयर आया तो 1 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली आ चुकी थी। ओके, तो यानी केवल 50 ईयर के अंदर हम 5 टाइम हमने पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी। वर्ल्ड ने तो जो वो 100 साल लिए और 3 टाइम इंक्रीज की, हमारे पास अगर 100 साल होंगे तो हम जो है वो 6 टाइम या 7 टाइम इंक्रीज कर देंगे। ऐसी इतनी ज़्यादा हम जो है नंबर 1 है। ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है, क्यों नहीं है देखेंगे। और इन्होंने कहा क्रॉस्ड 1.2 बिलियन बाय 2011। 1.2 बिलियन जो थी वो 2011 में हो चुकी है। अभी ये लगभग 1.4 बिलियन होने वाली है। ओके, जो अभी 2021 के अंदर आएगा लगभग इतनी आपको दिखने को मिल जाएगी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। A rapid decline in death rate, that is maternal mortality rate MMR and infant mortality rate IMR, as well as increase in the number of people in reproducible age are probable reason for this। तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 5 to 6 टाइम जो है वो ज़्यादा हो गई 50-60 ईयर के अंदर ही। ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोला गया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जिस टाइम जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर की डेथ हो जाती थी, या फिर जब डिलीवरी के टाइम पे, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम या तो मदर की डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। या फिर जो बेबी है, जो इन्फेंट है, जिसकी अभी जो है बर्थ हुई है, उसका डेथ हो जाना प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे, अगर वो इन्फेंट की डेथ हो रही है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन दोनों के अंदर कमी आई, मतलब जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर भी बिल्कुल सही कंडीशन में रह रही थी और बाद में डिलीवरी होने के बाद बेबी भी जो है वो अच्छा लिविंग कर रहा था, उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ चुकी थी दोनों के ही, मदर की और फादर की, सॉरी मदर की और बेबी की, फादर की नहीं, मदर की और बेबी की जो वो क्या हो चुका था, उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ चुका था, यानी वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे थे। ओके, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, क्योंकि पहले तो डेथ हो जाती थी, अब उनकी डेथ नहीं हो रही थी, तो उस रीजन से भी बढ़ रहे थे। बट ये मेजर रीजन नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा डेथ वगैरह पहले नहीं होती, तो मान लेते हैं चलो कुछ कंट्रीब्यूशन इसने किया भी है, बट मेन जो रीजन था ना वो ये था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इज रिप्रोड्यूसिबल एज। और रिप्रोड्यूसिबल एज का मतलब है कि उस टाइम आप भी देख सकते हो, आप भी अब सुन सकते हो, ज्यादातर क्या होता था कि फैमिली के अंदर, क्योंकि जो है वो बैरियर मेथड, जो बर्थ कंट्रोल मेथड उनको कोई यूज नहीं करता था, तो फैमिली के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे जो है वो चिल्ड्रन होते थे एक एक फैमिली के अंदर। तो आप ये सोचो कि एक फैमिली के अंदर अगर इतने इतने चिल्ड्रन होंगे तो वहां पर पॉपुलेशन तो फिर पीक पे जानी ही थी। तो ये भी रीजन बहुत ज्यादा है। ओके, ओके लिखा है तो ओवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH प्रोग्राम, तो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। तो कह रहे हैं कि जो RCH ओके रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था, जो कब स्टार्ट हुआ था 1951 में, स्टार्टिंग में इसको नाम दिया गया था फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग करो भाई, और फैमिली प्लानिंग ऐसी हुई कि पॉपुलेशन 6 टाइम कर दी। उन्होंने कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया होगा इसका फैमिली प्लानिंग का, कि अच्छी फैमिली करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली करते हैं, तो शायद कुछ ऐसा सोच लिया होगा। बट एक्चुअल में क्या था, फैमिली प्लानिंग का मतलब था कि फैमिली को छोटा रखें, पॉपुलेशन जो वो ग्रोथ ज़्यादा नहीं करनी थी। बट RCH जो प्रोग्राम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, उन्होंने कोशिश तो की, बट उतनी हाई लेवल पे जो वो वहां पर जो है वो नहीं देखने को मिला, मतलब डाटा में इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो पाए। According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 by per 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly। अभी आप सोचोगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तो केवल ही 2% है। ओके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमने बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल कर लिया। देखिए 2% भी बहुत ज्यादा होता है, 2% पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है। हमें जो है अप्रोक्सीमेटली 1% या उससे कम रखनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का कुछ हो पाएगा। ओके, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इससे क्या चीजें होती है, देखिए
Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement food, shelter, clothing, in spite of significant progress made if those areas. होगा क्या, आप सिंपल सा समझिए। आपको ऐसा बताया जाता है कि मान लीजिए एक रूम है, ओके, एक सिंपल सा एक रूम है, उसके अंदर जो है वो 4 पीपल रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो खाने का सिस्टम है, जो खाना है, ओके, वो उतना है कि वो 4 पीपल रहेंगे तो 1 साल तक वो आराम से रह सकते हैं, उतना वहाँ पे खाना रखा हुआ है, ओके। और वहाँ पर सोने के लिए जो जगह है, उनको हवा जो चाहिए, अच्छी फ्रेश एयर जो चाहिए, उनके लिए हवा जो है वो सब कुछ अच्छे से हो पाएगी अगर वहाँ पे 4 पीपल रह सकते हैं, ओके। अब मान लेते हैं कि वहाँ पे 4 पीपल जो वो 2 कपल है, मेल फीमेल 2 कपल है, ओके। अब वो क्या करते हैं कि वहां पर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे नंबर इंक्रीज होते हैं, इसके अलावा बाहर से भी कुछ आते हैं, मतलब पॉपुलेशन वहां पे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो मान लेते हैं कि पहले वो 4 थे, उनके पास अच्छा खाना था, अच्छी हवा थी, उनके पास एयर थी, अच्छा उनके पास एनवायरमेंट था, आराम से उस रूम के अंदर वो घूम सकते थे, रह सकते थे। धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मान लेते हैं कि बाहर से भी ज्यादा आते हैं लोग, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाते हैं वहां पे थोड़ा सा, ओके। ऐसा नहीं है कि 1 ईयर में जो वो इतने सारे बच्चे पैदा करते, फिर भी मान लेते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती है, 5 टाइम बढ़ जाती है, ओके, जैसा हुआ। तो हम 5 टाइम बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, पहले जो थे वो वहां पे केवल 4 पीपल थे, और अब जो वहां पे 20 पीपल है। तो अगर वो 20 पीपल है तो फूड वही लेंगे जो पहले 4 पीपल रहते, अब उनको फूड डिवाइड करना पड़ेगा, जहां पे वो पहले रह रहे थे वो भी डिवाइड करना पड़ेगा उनको, जहां से पहले हवा पास हो रही थी वहां पर भी जो उनको हवा भी जो है वो भी शेयर करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो पहले से नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, वो नहीं बढ़ सकते हैं, बट पॉपुलेशन उन्होंने बढ़ा दी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो नेचुरल रिसोर्स है, जो फूड है, जो हवा है, वो कम होने लगी हो। उस टाइम क्या होगा, फिर आपको लगेगा मैं इसका फूड ले लेता हूं, फिर वो ह्यूमैनिटी मरने लगती है। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो ह्यूमैनिटी मरने लगती है, आप भी अपने आसपास देखते हो, ह्यूमैनिटी मरने लगती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्राइम रेट बढ़ने लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में ऐसी चीजें होने लगती है, और आपको भी पता है। अब आप कहीं पे भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो, आपको भी ये बस हाँ ये तो डेली का है, डेली का है, कोई मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ लूटपाट हो रही है, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो आपको भी ये चीजें होने लगी। ये क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। सबसे मेन रीजन ये होता है, क्योंकि अगर लोग कम होते हैं तो उनकी इज्जत भी होती है, कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें कम है तो हमें एक दूसरे से अच्छे से रहना है। बट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक दो चला गया तो और भी हैं, और भी और भी, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। बट हम इस पर लेक्चर नहीं करने वाले, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है आगे, देयर फॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू टेक अप द सीरियस मेजर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखकर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही पड़ेंगे, वरना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जो है उनको तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, बट जो आने वाला है उसको तो किसी तरह से रोक सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। The most important step to overcome the problem is to motivate smaller families by using various contraceptive method. You might have seen advertisement in the media as well as the poster bills etc showing a happy couples with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो, we two over two, many couples. ओके तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट जो है वो हमें लेने ही पड़ेंगे। जो छोटी छोटी परिवार है उनको मोटिवेट करना ही पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह यूज कीजिए, ओके। एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा की जाती है कि यहाँ पर जो है वो अच्छे से, तो ताकि वहां पर वो दिखाया जाता है कि हम दो हमारे दो, एक स्लोगन होता है ना कि वी टू ओवर टू, तो इससे एटलीस्ट पॉपुलेशन जो वो सेम रहेगी, एटलीस्ट बढ़ेगी तो नहीं। हो सकता है अगर हमें पॉपुलेशन को थोड़ा कम करना है तो हम दो हमारे केवल एक, ऐसा होना चाहिए ना कि हम दो हमारे केवल एक, तब जाकर तो पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होगी। बट चलो मान लेते हैं कि मेंटेन भी रखता है, तो हम दो हमारे दो मतलब पहले भी 2 थे फिर उसके बाद वापस 2, तो इस तरह से क्या होगा, पॉपुलेशन कम से कम इंक्रीज तो नहीं होगी। हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 8, हम दो हमारे 10, तो इससे क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ओके। अब यहां पर आपको सिंपल सा ये समझना चाहिए कि अगर एजुकेटेड होते हैं लोग, ओके, एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, या फिर वो अच्छे से लाइफ को जीना चाहते हैं, तो वहां पर आप फैमिलीज के अंदर देखोगे कि वो उन्हें पता है कि अगर उनके घर में एक भी या 2 या बच्चे हैं, एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, तो उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगती है, तो वो इतना मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो उसी हिसाब से जो है वो एजुकेशन में ऐसा हो रहा है। बट अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, थोड़े से, मैं किसी सोसाइटी को ऐसा कोई भी ब्लेम नहीं कर, थोड़े से जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, थोड़े से जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको इन बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, बट उनको इन बारे में इतना चीज़ें पता नहीं है, ओके। तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर वो ये सोचते हैं कि चलो मैं 100 रुपये ला रहा हूँ, तो मेरे 2 बच्चे होंगे तो वो 200 रुपये लाएंगे, वो 4 बच्चे होंगे तो वो 400 रुपये लाएंगे। बट वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका जो मेंटेनेंस का खर्चा, जो उन बच्चों को खाने का, पीने का, उनको कपड़ों का, तो वो सब चीज़ें, उनको रहने का, तो वो सब चीज़ें भी तो लगेगी, तो वो नेचुरल रिसोर्स भी तो लगेंगे।
तो ये चीज़ें भी होती है, उसकी वजह से भी जो आप देखोगे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अब भी बढ़ रही है। ओके, मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एन वन चाइल्ड नॉर्म। ओके, अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है अर्बन एरियाज वगैरह में या फिर जो वर्किंग ज़्यादा करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वन चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर लो, मतलब आप एक बच्चा जो है वो कहीं से अडॉप्ट कर लो और फिर जो उसको अच्छे से देखभाल कर लो। स्टैच्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड द मेल टू 21 ईयर्स एंड द इंसेंटिव्स given to the couple with the small families are two of the other measurable take to tackle this problem। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कर तो दिया है कि यहाँ पर जो मैरिजेबल एज है वो फीमेल के लिए 18 ईयर्स, मेल के लिए 21 ईयर्स, बट अब ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ा न्यूज़ देखते हो, कि ये भी जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है कि यहाँ पर जो वो जेंडर के अंदर आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि जो फीमेल बोलोगे 18 ईयर, मेल 21 ईयर, तो यहाँ पर तो ये फिर जो है वो इक्वलिटी तो यहाँ पर नहीं रहती है, इसको लेकर हो चुका है। बट एनसीईआरटी ने जो बोला है हमारे लिए तो वही चीज़ें अगर अभी तक यही है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर 18 ईयर्स फीमेल के लिए लीगलाइज कर दी गई है कि उससे पहले उसकी मैरिज नहीं हो सकती, और मेल के लिए 21 ईयर्स कर दी गई है। ओके, आगे इन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी जो है वो स्मॉल फैमिलीज को बताना चाहिए कि यहाँ पर आपको और भी चीज़ें इंसेंटिव वगैरह अगर देंगे, अगर आप केवल 2 बच्चे रखते हो, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड होगी। बट आपको ही पता, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच विल हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। बट हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि जो कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड हो सकते हैं जिनको यूज करके जो पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, यानी जो आगे प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, आगे जो चाइल्ड पैदा होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले में ये देखना होता है कि हम किस चीज़ को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाएंगे, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे एज ए कॉन्डोम, कॉन्डोम हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज़ करते हैं, बट वो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो बैरियर मेथड हो जिसके अंदर आपका कॉन्डोम आता है, चाहे आईयूडी हो, चाहे इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो, या फिर जो आपकी ओरल पिल्स वगैरह होती है, मेडिसिन वगैरह होती है, या फिर सर्जिकल मेथड होते हैं, तो उनके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। सबसे पहले तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलेंगे, किसको हम यूज कर पाएंगे, सबसे पहले वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसको बहुत आसानी से यूज कर पाओ, आपको पता हो कि आप कैसे यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपको कोई चीज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है तो आपको बार बार डॉक्टर डेली आपको डॉक्टर के पास जा रहे हो कि भैया कैसे यूज करना है, ये बताओ मुझे, ये बताओ। तो पहली चीज तो वो है कि वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब जो भी उसको यूज कर रहा है उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। सेकंड है इजीली अवेलेबल हो जानी चाहिए, मतलब जैसे आप किसी मेडिकल वगैरह के अंदर जाके मांगो तो आपको वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, वो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, मतलब पिल्स वगैरह हो गई, ओके, बैरियर मेथड वगैरह तो आपको इजीली मिल जाते हैं, ओके, मेडिकल के अंदर। तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको जो आसपास कहीं मिल ही नहीं रही है तो आप फिर उसको इतना ज़्यादा कोशिश भी नहीं करोगे कहीं जाके लेके आओ। सेकंड है इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। इफेक्टिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो चलो बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल भी जाता है, बट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव का मतलब है कि आप उसको यूज कर रहे हो फिर भी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं हो रही है, मतलब वहां पे आगे प्रेगनेंसी हो रही है या फिर जो फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो इफेक्टिव नहीं है फिर भी उसका कोई भी यूज नहीं हो सकता। ओके, और सेकंड है कि नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, मतलब या तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो बहुत ही कम बॉडी के ऊपर होना चाहिए, वरना अगर आप बार बार उसको यूज करोगे, अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो आपकी जो आप वैसे भी है अनहेल्दी हो जाओगे, ओके, इलनेस वगैरह आ जाएगी, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, और या फिर साइड इफेक्ट बहुत ही लेस या फिर नो साइड इफेक्ट होना चाहिए। ओके, it also should in no way interfere with the sexual desire or the sexual act of the user। मेनली आपको भी पता है कि मेनली जो है यहाँ पर सेक्सुअल जो एक्टिविटीज की जाती है, अगर ये चीजें आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव उसके अंदर आड़े आ रही है, मतलब उसके बीच में आ रही है, मतलब आपको जो डिजायर मिलना चाहिए जिसके लिए आप चीजें कर रहे हो, ओके, जो इंटरकोर्स आप कर रहे हो उसको आपको जितना डिजायर आपको मिलना चाहिए, आपके हार्मोन लेवल आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसके बीच में अगर वो चीज़ें आ रही है आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर भी जो है वो आपको पता है कि लोग जो ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि मतलब वो जो आपका सेक्सुअल डिजायर जो है उसको कहीं पे भी इफेक्ट ना करे। ओके, ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, नेमली नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड, आईयूडी मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांटेशन एंड सर्जिकल मेथड। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बना दी है जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव है कौन कौन सी। सबसे पहले नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, जो कि बिल्कुल नेचुरल होगा, साइड इफेक्ट उसका बिल्कुल भी नहीं होगा।
सेकंड होगा बैरियर। बैरियर का मतलब है कि जैसे किसी के बीच में बैरियर लगा देना, जैसे इसमें अंदर आएंगे हमारे कॉन्डोम्स। थर्ड आएगा आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं जो यूट्रस के अंदर इंप्लांट किए जाते हैं। ओके, फिर आएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो मेडिसिन वगैरह होती है, जो पिल्स वगैरह होती है वो चीजें। इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं हार्मोन के, वो इम्प्लांटेशन यानी स्किन के अंदर कुछ हार्मोन वगैरह इंप्लांट कर दिए जाते हैं। या फिर आपका सर्जिकल मेथड, यानी सर्जिकल मेथड के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, या तो फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, वाफ्स डिफरेंस वगैरह को कट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर, यहाँ पर हम केवल नेचुरल, बैरियर और आईयूडी मेथड ही देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, नेचुरल मेथड के बारे में, कि नेचुरल मेथड कौन सा हो सकता है। नेचुरल मेथड सिंपल से वो हो सकते हैं जब हम अपनी मर्जी से जो है वो उस चीजों को जो है वो मिलने नहीं देंगे। ओके, जो नेचुरल तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से देखिए, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी हम खुद ये सोचेंगे, हम खुद ये करेंगे, जब हम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो उस टाइम ये खुद ध्यान रखेंगे कि कुछ भी हो, ओवम और स्पर्म जो है उनकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी फर्टिलाइजेशन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए वहां पर। अब इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है। फर्स्ट, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, देखिए, in one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। सिंपल सा देखिए, ओके, यहां पर 10 टू 17 डेज, अगर हमने आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला लेक्चर देखा है, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर हमने साफ साफ आपको ये बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से, कि 14 डेज के अंदर जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है, और वहां पर फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, जो आपका एम्पुलरी जंक्शन होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है एम्पुलरी रीजन के अंदर, तो वहां पर मेनली जो वो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बता रही है, यहां पर डे 10 टू 17, मतलब आप फर्स्ट डे काउंट करोगे जब जो है वो मेंसी स्टार्ट हुई है, तो वो आपका फर्स्ट डे हो गया। ओके, जो फीमेल के अंदर जब मेंसी स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो फर्स्ट डे हो गया। उसके काउंट कर लीजिए वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 3 टू 5 डेज तक तो जो वो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता रहता है। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज चलती रहती है। अब उसके बाद में देखिए, आप वहां से काउंट कीजिए, जब 1 डे हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो 10 डेज से लेकर 17 डेज यानी 1 वीक, मंथ के अंदर जो है वो 1 वीक जो वो अवॉइड किया जाता है उस टाइम कोइटस को। क्यों? क्योंकि उस टाइम ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, और ओव्यूलेशन से हो सकता है कि आपका स्पर्म जो है वो जाकर इंटरेक्ट करे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उस टाइम जो अवॉइड किया जाता है। ओके, आपका पूरे मंथ के दौरान उस 1 वीक को अवॉइड करना चाहिए अगर आप ये नेचुरल मेथड चाहते हो तो। ओके, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्यों? क्योंकि उसी टाइम जो वो ओवम आ रहा है, इधर से स्पर्म जाएगा तो वहां पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है इस टाइम पे। इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, और वो जो 1 वीक चल रहा होता है ना, उसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, यानी जब ओव्यूलेशन होता है उसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। Therefore, by the abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। तो ऐसा करके हम हो सकता है कि जो कोइटस हम नहीं करेंगे उस टाइम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ये नेचुरल मेथड का फर्स्ट था। नेचुरल मेथड के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम 1 वीक जो उसको अवॉइड करते हैं कोइटस को। सेकंड क्या है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि आप जो वेजाइना के अंदर से पेनिस बाहर निकाल लीजिए, और जो स्पर्म इजेकुलेट करने हैं वो बॉडी से बाहर कीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उस चीज को इजेकुलेट मत कीजिए। is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination। नेचुरल के अंदर ये सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हो सकता है कि आप उस चीज को मिस कर जाओ, यानी फर्टाइल पीरियड जो वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, बट ये सबसे बेस्ट है कि आप विड्रॉल कर लो अपने पेनिस को, ओके, और इजेकुलेट करो आप बाहर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसको इजेकुलेट ही मत करो। ओके, तो ये सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है नेचुरल के अंदर। थर्ड हो सकता है लैक्टेशनल एमनीरिया। लैक्टेशनल एमनीरिया क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, ओके, जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की, तो फिर जो मदर लैक्टेशन करती है बेबी को, यानी मदर दूध पिलाती है बच्चे को, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे डिलीवरी होने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको ये बोला जाता है कि 6 मंथ जो है वो केवल और केवल मदर जो है वो फीड कराएगी मिल्क, और बच्चे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो वो जो टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, मेनली जितना ज्यादा लैक्टेशनल करवाती है मदर, उतना ज्यादा हार्मोन स्प्रेस रहते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। तो ये भी एक नेचुरल मेथड हो सकता है। देखिए, लैक्टेशनल एमनीरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन
Method is based on the fact that the ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of the intense lactational following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeed this child fully, the chances of the conception are almost nil. तो ये तो आपको सिंपल सा पता है कि ये जो लैक्टेशनल एमनेरिया ये हर फीमेल नहीं कर सकती है, क्योंकि हर फीमेल जो है ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो हर महीने जो है वो आपका बर्थ करके दे और फिर उसके बाद 6 महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो। तो ये तो पता है पॉसिबल नहीं हो सकता, बट ये किस में पॉसिबल हो सकता है? केवल उन्हीं फीमेल्स के अंदर पॉसिबल हो सकता है, उन्हीं कपल्स में जिन्होंने अभी अभी जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो डिलीवरी दी है बेबी की, यानी वहाँ पर उनके घर में बेबी आए तो उसमें, यानी मैक्सिमम 6 मंथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको अच्छा मेथड क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 6 मंथ तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। हो सकता है 2 मंथ के बाद ही हो जाए, हो सकता है 1 मंथ के बाद भी हो जाए, हो सकता है 8 मंथ के बाद हो सकता है 1 ईयर भी लग जाए। तो ये साइकिल डिपेंड अलग अलग हो सकती है। ओके, मेटाबॉलिक पे अलग अलग के अंदर ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो ये सभी के अंदर नहीं कर सकती, केवल उन्हीं में जो लैक्टेशनल करवा रहे हैं उन्हीं के अंदर ये वर्क करेगी। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. ये याद रखना है आपको, एनसीईआरटी ने जो डाटा बोला है वही याद रखना होता है। 6 मंथ ही बोला है एनसीईआरटी ने, तो आपको 6 मंथ ही याद रखना है। ओके, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। तो यहाँ पर हम जो है वो कोई मेडिसिन वगैरह या फिर कोई डिवाइस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इनका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करें या फिर कोई डिवाइसेस वगैरह यूज़ करें तो हो सकता है वहाँ से उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, बट इनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बट चांसेस ऑफ फेलियर तो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई, बट यहाँ पर फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए कि ओवुलेशन का टाइम पीरियड इधर से उधर हो गया तो भी आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मान लीजिए कि जो मेल है जिसको आपको वेजाना को जो पेनिस को वो इजेकुलेट करना है, बाहर इजेकुलेट करना है, मान लीजिए कि वो डिज़ायर में इतना ज़्यादा है कि वो इजेकुलेट नहीं कर पाता है। ओके, तो वो भी यहाँ पे जो है वो चांसेस फेल हो सकता है। थर्ड जो वो लैक्टेशनल में मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 6 मंथ हो सकता है वो उसी नेक्स्ट मंथ के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो उस वजह से यहाँ पर जो फेलियर चांस बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है नीट में कि विच मेथड इन विच द साइड इफेक्ट आर नील बट द चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। तो ये जो होता है वो नेचुरल मेथड, वहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है नेचुरल मेथड, या फिर जो आपको दिया हुआ है तीन, इनमें से जो 3 टाइप्स थे उनमें से कोई एक हो सकता है ऑप्शन में, वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर नॉर्मली जो है वो उनको फिजिकली जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा, मतलब इधर से ओवम आ रहा है, इधर से जो स्पर्म आ रहा है, तो फिजिकली कोई चीज़ बीच में रहेगी ताकि उनको जो मीटिंग ना हो पाए। ओके, ये चीज़ किसके अंदर किया जाएगा, बैरियर मेथड, यानी बीच में बैरियर लगा देंगे। In barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of the barrier. Such method are available for both male and the female. तो यहाँ पर सिंपल सा है कि हम जो है वो फिजिकली मीट नहीं करने देंगे, उनको प्रिवेंट करेंगे कि ताकि वो फिजिकली मीट ना कर पाए, कौन, स्पर्म और ओवम। वहाँ पर जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कौन से, बैरियर मेथड। ओके, ये दोनों के लिए होते हैं, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए। पहले मेल्स के देखिए, कॉन्डोम्स are barrier made of thin rubber latex sheath for the use to cover the penis in the male or vagina cervix in the female. तो यहाँ पर सबसे पहले आप बोल सकते हो कि जो कॉन्डोम्स होते हैं, कॉन्डोम्स क्या होते हैं, बैरियर जो आपको पता है कि किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। ओके, और वो क्या होते हैं कि या तो वो पेनिस पे जो है वो कवर करते हैं, पेनिस को कवर करते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर वेजाइना के अंदर जो सर्विक्स होती है, मेल सर्विक्स को कवर करते हैं। ओके, वेजाइना को और सर्विक्स को कवर करती है फीमेल के अंदर। ओके, और मेल के अंदर पेनिस को कवर करते हैं। जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजेकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जब आपको जो है कोइटस करना है, यानी आपको सेक्स वगैरह करना होता है, उस टाइम पे क्या होता है, इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए कॉन्डोम्स वगैरह के लिए। जरूरी नहीं है कि फीमेल को यूज़ करना है, उनमें से किसी एक पार्टनर यूज़ कर सकता है, चाहे वो मेल चाहे फीमेल। ओके, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं इस सबसे बेस्ट मेथड यही रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ये जो मेथड होता है इससे आपको जो है वो कोई भी STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल कम होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ओके, निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल। तो स्टार्टिंग में क्या है कि ये जो NCERT आपकी है ये 2006 में प्रिंट हुई थी। हाँ, उसमें लेटेस्ट एडिशन आते गए, बट कुछ चीज़ें चेंज करते गए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉन्डोम का जो ब्रांड है वो वहाँ पे जो है वो बताएंगे,
बट यहाँ पर सबसे पहले उस टाइम क्या होता था कि एक निरोध ब्रांड है, जो कॉन्डोम का ब्रांड होता है ना, वैसे जैसे अभी आप देखते हो अलग अलग ब्रांड आते हैं, ओके, मेनसोस वगैरह और ड्यूरेक्स वगैरह अलग अलग आप सुनते ही हो। तो इसी तरह वहाँ पर जो है वो क्या होती थी, निरोध एक ब्रांड था जो कॉन्डोम बनाता था। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। यूज ऑफ द कॉन्डोम्स बेस्ड has increased in recent year due to the additional benefit of protecting the user from contracting STI and AIDS। तो recent year में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर एक मेडिकल को लगभग आपको ये मिल जाते हैं, ओके, और बहुत लोग इसको अब यूज़ करने लगे हैं। सबसे मेन रीज़न तो इसका ये होता है कि ये आपको STI और एड्स से भी बचाता है, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह बैरियर मेथड तो है ही है, बट ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वगैरह बहुत प्रकार के होते हैं। आप सोचते हो कि केवल एड्स ना हो जाए, बट हम आगे ये भी पढ़ेंगे, STI वगैरह के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो बहुत प्रकार के होते हैं, एक अकेला एड्स नहीं है। तो आपको अलग अलग इन्फेक्शन से भी बचाता है, और जो आपकी एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इससे भी आपको प्रिवेंट करता है। बोथ मेल एंड द फीमेल condoms आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिविंग प्राइवेसी टू द यूजर। सबसे पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्पोजेबल है, मतलब इनको डिस्पोज करना थोड़ा सा आसान है। सेकेंड पॉइंट ये है कि सेल्फ इंसर्टेड है, मतलब मेल खुद जो है वो इसको इंसर्ट कर सकता है या फीमेल जो वो खुद इंसर्ट कर सकती है। तो इससे आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है, मतलब आपको कहीं डॉक्टर वगैरह के पास में जाके किसी से जो नहीं सीखने की जरूरत है, बहुत ही आसानी से जो वो इंजेक्टेबल है, तो आप बहुत आसानी से आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है, किसी को पूछने या बताने की जरूरत नहीं होती है इस चीज़ के अंदर, बैरियर मेथड के अंदर। इसके अलावा जो आपके कॉन्डोम्स है, इसके अलावा और भी बैरियर मेथड है, देखिए कौन कौन से। डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, याद रखने 4 बैरियर मेथड बताए। सबसे पहला कॉन्डोम, सेकंड है डायफ्राम, थर्ड है सर्वाइकल कैप्स एंड फोर्थ है वॉलेट। तो ये भी आपको याद रखने, ये भी रबर से ही बनते हैं। जो आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉलेट है आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर that are inserted in the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। ये जो है आपसे ये पूछे कि कौन सा बैरियर मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, तो यहां पर आपका आएगा कॉन्डोम्स। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड विच इज ओनली यूज्ड बाय मेल, कौन सा ऐसा बैरियर मेथड है जो केवल और केवल मेल यूज कर सकते हैं, ऑप्शन में आपके आ जाए वॉलेट, सर्वाइकल केप, डायफ्राम और कॉन्डोम, तो आपका आंसर आएगा कॉन्डोम। यानी ये जो 3 है, डायफ्राम, सर्वाइकल केप्स और वॉलेट, ये केवल और केवल फीमेल यूज कर सकती है, ओके। वहां पर ये वेजाइना के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो इंसर्ट किया जाता है, ताकि वो जो सर्विक्स है, सर्वाइकल वाला जो रीजन है, उसको कवर किया जा सके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ओके। दे प्रिवेंट कंसेप्शंस बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, तो सर्विक्स के अंदर से वो यूट्रस के अंदर जो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे। दे आर रीयूजेबल, स्पर्मेडाइल क्रीम्स, जेलीज and forms are usually used along with these barrier to increase their contraceptive efficiency। सबसे पहली बात, जो आपके डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वॉलेट जो है वो रीयूजेबल है। जैसे कॉन्डोम को आप रीयूज नहीं कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते, बट जो डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वॉलेट जो है वो जो फीमेल के लिए होते हैं वो रीयूजेबल है, मतलब आप उनको बार बार यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्मिसाइडल क्रीम्स होती है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स क्या होती है, जो अंदर जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाती है, क्या होती है, स्पर्म जो है उनको डेथ हो जाती है उनकी, मतलब उनको मोटिलिटी वगैरह जो डेथ हो जाती है उनकी, मतलब वो काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसे जेलीज वगैरह भी यूज की जाती है इन्हीं के अंदर, जो आपके कॉन्डोम्स वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर भी यूज की जाती है, इन्हीं के अंदर, टू अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। मतलब कॉन्डोम्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल वगैरह जो भी डाले जाते हैं आजकल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजें भी हो सकती है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ओके। चलिए अब यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेल के लिए जो कॉन्डोम दिया हुआ है वो भी आप डायग्राम देख सकते हो, और ये जो कॉन्डोम दिया हुआ है किसके लिए दिया है, फीमेल के लिए दिया है, यानी बैरियर मेथड के लिए 2 दिए हुए हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और ये एक कॉपर टी का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ओके। ये टी शेप में होती है, कॉपर की बनी होती है, और ये जो है वो बाहर वेजाइना के बाहर जो वो थ्रेड छोड़ दिए जाते हैं, ताकि कभी उसको बाहर निकालना हो तो आसानी से निकाल पाए, ओके। तो ये यहाँ पर जो वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एक लाइन एक वर्ड भी आप मिस मत करना, 2 से 4 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ यूज टू इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, दैट इज आईयूडी। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड। हम 2 चीजें पढ़ते हैं ना, इंटर और इंट्रा। इंटर होता है किसी चीज के बीच में, ओके। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन इसी हाथ और इस हाथ दोनों के बीच में, तो ये हो गया इंटर।
ओके, और ये अगर इस हैंड के अंदर होता है, इनसाइड में जो अगर कोई चीज होती है उसको बोलते हैं इंट्रा। तो यूट्रस के अंदर, इंट्रा का मतलब इनसाइड, यूट्राइन का मतलब यूट्रस, डिवाइस मतलब वो डिवाइस जो यूट्रस के अंदर इनसाइड जो है वो हम इम्प्लांट करेंगे। अब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। इन डिवाइस को जो आप खुद, जैसे आप बेरियन मेथड खुद यूज कर सकते हो, नेचुरल खुद अपनी प्राइवेसी को यूज कर सकते हो, बट इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस होते हैं वो जो फीमेल के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे, यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे वेजाइना के थ्रू, वो केवल को या तो डॉक्टर के थ्रू या कोई एक्सपर्ट जो नर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो उसको इंजेक्ट करवाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बोल रहा हूं इसीलिए। These intrauterine device are presently available as the non-medicated IUD। यहां पर ये जो अवेलेबल है अलग अलग फॉर्म में। सबसे पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी आपकी, लाइपेज लूप। ये जो एग्जांपल लिखा है ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी इज नॉन मेडिकेटेड, तो आपका आंसर आ जाएगा लाइपेज लूप, ऐसे। ओके, सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये अलग अलग टाइप की आईयूडी होती है। पहली आपकी नॉन मेडिकेटेड हो गई, सेकंड हो गई कॉपर रिलीजिंग, यानी वो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो कॉपर को रिलीज करेगी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है, कॉपर टी है। ओके, इस तो नाम से ही पता चल रहा है। CU7 है, मतलब यहां से भी नाम से पता चल रहा है, CU मतलब कॉपर 7 है। बट 30 है मल्टी लोड 375, तो यहां पर कॉपर नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा, मल्टी लोड 375 जो वो भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी होती है, देखिए, एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मतलब ये जो क्या है वो हार्मोन को रिलीज करेगी। कौन कौन सी, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। तो प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 जो है वो हार्मोन को रिलीज करती है। तो ये तीनों याद रखना। नॉन मेडिकेटेड जो वो लाइपेज लूप है, केवल एक ही तो आपको याद रहे, कॉपर में कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लोड 375। कॉपर टी और कॉपर 7 से तो आपको नाम ही पता चल जाएगा, बट मल्टी लोड आपको याद ही रखनी पड़ेगी। हार्मोन के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन वाली से आपको याद रह जाएगा प्रोजेस्टासाइड, बट LNG20 आपको याद रखना ही पड़ेगा। आईडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर। जो आपकी आईयूडी होती है वो क्या करती है, जो स्पर्म है उसका फैगोसाइटोसिस मतलब जो स्पर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ओके, यूट्रस के अंदर में। एंड द कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। याद रखना, जो कॉपर आयन वाली जो कॉपर को रिलीज करती है, कौन कौन सी थी, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। वहां से जब कॉपर आयन रिलीज होंगे उसके थ्रू, तो वहां पे क्या होगा, जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी जो है वो स्प्रेस हो जाएगी, मतलब वो मोटाइल नहीं रहेगा, वो जा ही नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, जो उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाएगी स्पर्म की, किसके अंदर, जो आपकी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है उसके अंदर। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है, दी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। जो हार्मोन को रिलीज करती है उनके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस है उसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हार्मोन वाली क्या करती है कि इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगी। ओके, IUD आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। यानी ये सबसे अच्छा मेथड हो सकता है उन फीमेल्स के लिए जो कि बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जहाँ पे जो है वो उनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। ओके, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। और ये अगर आपसे पूछे कि इंडिया के अंदर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है वो कौन सा है, IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस वाला। ओके, तो ये जो हम बात करेंगे आगे, जो बात है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीट 2014, 16, 17 और 19 के क्वेश्चन है। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर एक एक करके क्वेश्चन। सबसे पहले नीट 2014 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी इनमें से कौन सी ऐसी है जो हार्मोन को रिलीज करती है। मल्टीलोड 375, LNG20, सर्वाइकल केप और वॉलेट। सर्वाइकल केप और वॉलेट जो है वो तो आपके बैरियर मेथड है। मल्टीलोड जो है वो कॉपर को रिलीज करती है। LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट जो है वो हार्मोन को रिलीज करती है। आपका आंसर आ जाएगा LNG20। ओके,
नेक्स्ट हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, यानी कौन सी ऐसी है जो हार्मोन को रिलीज करती है। वापिस सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। LNG20, मल्टीलोड 375, लाइपेज लूप और CU7। तो मल्टीलोड और CU7 तो कॉपर को रिलीज करती है, नॉन मेडिकेटेड जो वो लाइपेज लूप है तो LNG20 जो आ जाएगा वो वापिस से क्या जाएगा आपका हार्मोन रिलीज वाला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यानी जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है उसके अंदर कॉपर का क्या फंक्शन है। ऑप्शन देख लीजिए, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन सी जो है दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन वो हार्मोन के लिए है और हमसे पूछा गया कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए हमने साफ साफ पढ़ा था, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, जो कॉपर आयन होते हैं वो यही काम करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो यहां पर हमारा हो चुका है 14 का, 16 का और 17 का। अब चलते हैं हम नीट 2019 में। नीट 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके अंदर हार्मोन का रोल होता है। ऑप्शन देख लीजिए, बेरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सी है पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बेरियर मेथड, डी है लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सिंपल सा है, हमने बेरियर के अंदर कहीं पर भी, बेरियर मेथड के अंदर हमने कहीं पर भी जो है वो हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ा। तो बेरियर मेथड जो होता है उसके अंदर हार्मोन का रोल नहीं हो सकता कहीं पर भी। ओके, नेक्स्ट है कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉपर टी है हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर हार्मोन नहीं होता, ये हार्मोन रिलीजिंग नहीं है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, हार्मोन रिलीजिंग नहीं है। प्रोजेस्टासाइट और LNG20 हार्मोन रिलीज करती है, कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करती है। तो यहाँ पर ये हार्मोन का रोल तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले बेरियर मेथड में भी नहीं था, सी कॉपर टी वाले में भी नहीं था। सी देखिए, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और बेरियर मेथड, वापिस से बेरियर मेथड में कहीं पे भी हार्मोन का रोल नहीं था। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए, अगर आपको पता है डायरेक्ट कि किस किस के अंदर है तो आप वैसे कर सकते हो, पर हमने इसको एनसीईआरटी ही पढ़कर कैसे इसको निकाला है वो देखिए। हमने देखा था बेरियर में कहीं नहीं था, कॉपर में 7 में कहीं नहीं था, और तो यहाँ पे हमारा आंसर इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से करवाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का ही है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी कौन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो हार्मोन रिलीज करती है। देखिए 14 में, 16 में, 17 में और यहाँ पर 19 में सेम आईयूडी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें से पूछा है हार्मोन रिलीज करने वाली। ऑप्शन देख लीजिए, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासाइट LNG20, लाइपेज लूप, मल्टीलोड 375, वोलेट और LNG20। तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन बी, प्रोजेस्टासाइट और LNG20। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2019 जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था वहां का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देख लीजिए, आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन सी देखिए, साफ साफ एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट की हुई लाइन है, आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। हमने साफ साफ एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी थी, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कॉपर जो रिलीज करती है, साफ साफ लिख रखा था आईयूडी इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज स्पर्म। तो यहाँ पर ये लाइन हमने साफ साफ पढ़ी थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आपको पढ़ना ही क्यों है, एनसीईआरटी में लिखा चाहे ना लिखा है, जो आंसर है वो तो एनसीईआरटी का है ना। तो ये चीजें ऐसे क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।